नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज हम चंद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। आज चंद्र ग्रह पर एस्ट्रोलॉजर संध्या जी हमें बताएंगी कि चंद्र ग्रह का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या उपाय किए जाने चाहिए और चंद्र ग्रह से क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। विस्तृत जानकारी संध्या जी हमें यहाँ पर प्रदान करेंगी, जिनकी एस्ट्रोलॉजी पर बहुत अच्छी पकड़ है। आज हमारे साथ संध्या जी जुड़ रही हैं, तो उनसे जानते हैं कि चंद्र ग्रह के बारे में उनके क्या विचार हैं। एस्ट्रो टॉक में आज हमारा टॉपिक है चंद्रमा हॉरोस्कोप में और हमारे ज्योतिष में किस तरह से उसका अनुमान किया जाता है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा क्या रोल प्ले कर रहा है, या ज्योतिष में चंद्रमा का क्या स्थान है, या चंद्रमा की किस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम अपनी कुंडली में चंद्रमा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर अपने आप को लाइट करते हैं तो उसके लिए लाइट करने के लिए आपको मैं ये बोलूँगी कि जब हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में मोस्ट ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स में चंद्रमा के ऊपर गाने होते हैं। चांद छुपा बादल में, देखो चांद आया, चांद नज़र आया, मेरा चांद मुझे आया है नज़र। इट मीन्स कि चंद्रमा कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल प्ले करता है हमारी कुंडली में। आखिर में इन गानों के पीछे चांद चांद क्यों लिया जाता है, हम आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को शायद समझ में आएगा। शनि जी, थैंक यू सो मच। चंद्रमा अगर किसी देखिए ना, अभी इस समय जो हो रहा चल रही होगी, तो ऑलमोस्ट हमें जहाँ तक लगता है कि मेरी कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं सही राशि में गोचर कर रहा होगा, लग्न में गोचर कर रहा होगा, या द्वितीय भाव में गोचर कर रहा होगा, यानी कि शुभ भाव में गोचर कर रहा होगा। इसलिए आज मैं चंद्रमा के बारे में बात कर रही हूँ। चंद्रमा जैसा कि मैंने कहा कि फिल्मों में चंद्रमा के ऊपर इतने सारे गाने बजते हैं। जैसे एक गाना हमने सुना है कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जैसे एक और गाना सुना होगा आप लोगों ने, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, मेरा चांद चांद से पर्दा कीजिए। तो इट मीन्स कि चांद क्या मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे प्रेम से, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, हमारे भाव से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कहें तो ये भाव आते कहाँ से, हमारे बुद्धि से भाव आते नहीं, हमारे मन से भाव आते हैं। तो चंद्रमा से जो है हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, हम जिस भाव के जो भाव प्रकृति के इंसान हैं, वो हमारे चंद्रमा से ही मतलब रखता है। अभी आप लोग ज्योतिष में आप लोग सुनते होंगे कि ज़्यादातर कुंडलियाँ जो हम लोगों अखबार में, न्यूज़पेपर में या एस्ट्रोलॉज चैनल्स में हम लोग देखते हैं, तो जो भी चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती हैं वो चंद्र राशि से ही प्रेडिक्ट की जाती हैं। भाई क्यों चंद्र राशि से प्रेडिक्ट करते हैं? आप सूर्य राशि से क्यों प्रेडिक्ट नहीं करते? आप शनि की राशि से क्यों प्रेडिक्ट नहीं करते? राहु केतु बुध की राशि से क्यों नहीं प्रेडिक्ट करते? सिर्फ चंद्रमा की राशि से क्यों प्रेडिक्ट करते हैं? इसका सीधा सा फंडा ये है कि चंद्रमा हमारे 9 ग्रहों में, चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी पे सबसे नज़दीक है। शायद इसलिए उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारी प्रकृति के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो चंद्रमा जो है डिस्टेंस से, पृथ्वी के डिस्टेंस होने की वजह से, बहुत नज़दीक होने की वजह से, बाकी सब ग्रह बहुत थोड़ा सा दूर दूर हैं, काफ़ी दूर है, लेकिन चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो कहने का मतलब है कि इन गानों में जो चंद्रमा का जिक्र ज़्यादा होता है, जैसे एक गाना आपने जब सुना था कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ मातृत्व भी दर्शाया इस गाने में। और जैसे मेरा चांद मुझे आया है नज़र, इट मीन्स कि खूबसूरती से भी रिलेटेड है हमारा चंद्रमा। हमारी आँखें, हमारा रंग, हमारी जो मन की चंचलता है, वो हमारे चंद्रमा के ही उथल पुथल, अप एंड डाउन, टाइट सुना होगा आप लोगों ने, ज्वार भाटा आता है। तो जल तत्व, इसका मतलब कि चंद्रमा एक जल तत्व राशि है, चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है, और चंद्रमा की जो राशि है वो है कर्क। अब आखिर में कर्क को ही क्यों चंद्रमा की राशि बनाया, बाकी सिंह राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि क्यों नहीं बनाया? चंद्रमा को सिर्फ कर्क राशि क्यों दी गई? क्योंकि चंद्रमा जल तत्व राशि है, जल तत्व ग्रह है, और वो जल प्रधान चीज़ों पर व्याप्त होता है। जहाँ पे जलीय चीज़ें होती हैं, जैसे समुद्र हो गया, जो नौसेना विभाग में होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जल से संबंधित होते हैं। और ये ट्रैवलिंग जो होती है हमारी, वो चंद्रमा से ही होती है। चंद्रमा से
ट्रैवलिंग क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, सबसे तेज़ गति से चलने वाला प्लैनेट है। और ये जो है दो दिन दो सही 1/4 दिन में एक राशि पार कर लेता है, यानी कि 2.25 दिन समथिंग एक राशि पार करके आगे बढ़ जाता है। तो बाकी जो ग्रह होते हैं वो इतनी जल्दी मूव नहीं करते हैं। इसीलिए कहा भी ये भी जाता है कि जो कर्क लगन की कुंडली वाले जातक होते हैं, उनका जो भी स्वभाव, जो भी लाइफस्टाइल होता है, उनके मन का जो भी सुख दुख होता है, वो डेली का डेली चेंज होता जाता है। एंड द पर्सन, कर्क राशि के जातक जो होते हैं, ओवरऑल वो स्टेबल नहीं होते। चाहे आज हंस रहे हैं तो हो सकता है कल रोए, कल हो सकता है हंसे तो परसों रोए। कहने का मतलब कि वो चलते रहते हैं, इमोशंस उनके हमेशा ऐसे 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 चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। एंड दे नेवर सेटल ऑन, मतलब कभी वो एक चीज़ पे फिक्स नहीं होंगे। उनकी लाइफस्टाइल भी कोई फिक्स नहीं होगी, ना ही उनके लाइफ का कोई साइकिल भी फिक्स होगा कि आज अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो कंटिन्यूसली वही चलता रहेगा। जैसे बाकी अगर लग्न की बात कर ले, जैसे शनि अगर लग्नेश हो जाता है, या शनि अगर लग्न में, शनि की राशि या कुंभ राशि या मकर राशि अगर लग्न में आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि शनि 2.5 साल में एक राशि को चेंज करता है। तो यानी 2.5 साल तक अगर किसी भाव में बैठ गया, तो यानी कि अगर 6 और 8 12 भाव में आके गोचर कर गया, तो इसका मतलब कि लग्न की तो टाइटाइफस हो जाएगी, या इंसान की हेल्थ इश्यूज ट्रैवल कर जाएंगे। तो यानी 2.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर चंद्रमा लग्नेश आपका चंद्रमा है, तो इसके सबसे अच्छे फ़ायदे ये कि आपको सिर्फ 2.25 दिन जो है थोड़ा सा इमोशनली आप ब्रेकडाउन फेस करेंगे। अगर वो 6 8 12 में गोचर कर रहा है और चंद्रमा 6 8 12 में गोचर करेगा, तो आप थोड़ा ग्लूमी फील करेंगे, सैड फील करेंगे। तो कर्क लगन के जातकों की सबसे अच्छी खासियत यही है कि वो भैया आराम से पूरा लाइफ गुजारते हैं, ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज अच्छा नहीं है तो कल डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गोचर में उनका चंद्रमा 2.25 दिन एक ही राशि में रहेगा। बड़े आराम से कटेगा ज़िंदगी, टेंशन नहीं रहती। चंद्रमा कर्क राशि का आधिपत्य करता है। चंद्रमा उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी है और चंद्रमा वैश्य है। चंद्रमा को स्त्री कहा जाता है, चंद्रमा का रंग गौर है। चंद्रमा स्त्रियों में बाईं आँख है और पुरुषों में दाईं आँख है। तो चंद्रमा आँखों का भी कारक है। कहते ना कि पुंज है, ज्योति पुंज है चंद्रमा और सूर्य 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे ज्योति पुंज हैं। अगर किसी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य अच्छे होते हैं तो कहते हैं आपकी कुंडली तो वैसे ही लाइट है, प्रकाशमय है। आपके बाकी ग्रह और भी अच्छे हो जाएंगे। अगर सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो सोचिए आपका मन तो अच्छा है ही है, ये तन भी आपका सोली, आपकी आत्मा अच्छी है। तो कल हमने जो बात करी थी वो सूर्य के बारे में बात करी थी, आत्मा के बारे में बात करी थी। आज हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम मन की बात कर रहे हैं। और मन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम जितने भी इमोशंस अपनी ज़िंदगी में जीते हैं वो मन से जीते हैं। कुछ लोग बहुत, लेकिन हर जगह हर किसी में भाव है, इमोशंस है, लेकिन वो इमोशंस अलग अलग राशियों के हिसाब से बदलता है। आपका चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा हुआ है वो ये डिसाइड करता है कि आपका चित्त, आपका मन कहाँ लगता है। आपके लग्न में आपका चंद्रमा बैठा है, इसका मतलब कि चंद्रमा में आप अपने आप में ही चित्त लगाते हैं, आप अपने बारे में ही मन लगाते हैं। आपकी जो सोच है वो सर्कल आपके सेंट्रलाइज है। आपका मन सिर्फ आपसे ज़्यादा अटैच है, आपकी चीज़ों से ज़्यादा अटैच होता है। सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा है, इट मीन्स कि आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, वो आपके परिवार में लगता है, आपके कुटुंब में लगता है, धन कमाने में लगता है, लाभ पैसे कमाने में लगता है आपका चित्त। अगर थर्ड हाउस में आपका चंद्रमा बैठा है तो ये दिखाता है कि आपका जो मन है वो पास पड़ोस के लोगों में ज़्यादा लगता है। आपका मन जो है कम्युनिकेटिव चीज़ों में लगता है। आपका मन आप पराक्रम और एक साहस में लगता है। कोई साहसिक चीज़ों में काम आपका मन लगता है, साहसिक कार्यक्रमों में आपका मन, राइटिंग में भी आपका मन लगता है। जितनी भी चीज़ें हमारी टेलीस्कोप्स की हैं, कम्युनिकेशंस की चीज़ें, उनमें आपका मन लगा। अगर चतुर्थ भाव में आपका चंद्रमा बैठा है, इट मीन्स कि आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो आपके घर में बहुत अच्छा लगता है। आपको लग्जीरियस आइटम्स में आपका मन लगता है, आपको सुख सुविधाओं में आपका बहुत मन लगता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा पंचम भाव में ये बताता है कि आपका जो चित्त है वो इंटेलिजेंस, बुद्धि की बातों में लगता है, आपके पाप पुण्य कर्म की बातों में, यज्ञ
सामग्री वगैरह, यज्ञ और हवन वगैरह में, मंत्रोच्चारण में आपका बहुत मन लगता है अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है तो। छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो इट मीन्स कि आपको लोन लेने की बड़ी प्रवृत्ति है। आपका मन, आपका चित्त ये सोचता रहता है कि हम कितना लोन ले लें, इससे हमारा ये काम हो जाए। आपका मन ज़्यादातर, लेकिन ये भी है कि आपका मन संघर्ष में भी रहता है, आपका मन शत्रुता में भी रहता है, आप व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों में भी आपका मन लगता है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना मतलब का सोचते हैं, अरे चलो आओ इससे लड़ लेते हैं, आओ अच्छा इससे मार पटक के इसको मारते हैं। इट मीन्स कि और कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़ों में, मुकदमों में भी उसका चित्त लगता है। अभी आप बोलेंगे ये कैसा होता है, ऐसा कैसे होता है कि किसी का मन सिर्फ लड़ाई झगड़े, मुकदमा और कोर्ट कचहरी में लगता है। नहीं भैया, जाके आप कोर्ट कचहरी में देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिना फाइटिंग के भी फाइट करते हैं, बिना लॉजिक के भी लड़ाई कर देते हैं, करते हैं। तो छठे भाव का चंद्रमा आपको शत्रु रोग भी देता है यहाँ पर आपको, और मामा से, और आप क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, और चंद्रमा अगर छठे भाव में बैठ गया इट मीन्स कि आपकी माँ जो है वो अपने भाइयों से भी बहुत मिक्स होगी, मिलनी जुली होगी, और कहीं ना कहीं आपका जो भी मन, आपका भी ननिहाल में मन ज़्यादा लगेगा, अपने मामा के घर में ज़्यादा आपका मन लगेगा। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो, सप्तम भाव में चंद्रमा कहते हैं, सप्तम भाव व्यापार का भी है और ट्रैवलिंग का भी होता है, मार्ग का भी है। अगर चंद्रमा शुभ है, शुभ का मतलब अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये चंद्रमा शुभ होगा, और वहीं पर कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक अशुभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी कुंडली में पाक्षिक बल का चंद्रमा है, यानी कि बलशाली है चंद्रमा आपकी कुंडली में, तो उस भाव के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। अगर वो नीच का हो गया तो इसका मतलब कि उस भाव के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे अगर लग्न में बैठा है तो लग्न में अगर चंद्रमा बैठा है तो इट मीन्स कि लग्न का जितना भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो सब आपको आपका चंद्रमा देगा। लेकिन अगर वो नीच का हो गया तो इसका मतलब वो उस मन इंसान का उदासीन हो सकता है, वो उसके अंदर चंचलता की ज़्यादा चंचलता नहीं होगा। इट मीन्स कि उसके आत्मविश्वास के साथ उसके मन स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं होगी। चंद्रमा जो है, आप अगर देवियों में बात करें कि चंद्रमा किस देवी देवता को रूल करते हैं, तो चंद्रमा का हमें लगता है, जहाँ तक अगर पराश्री की बात करें, हम जितनी भी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं वो लघु पराश्री और ये जितनी भी किताबें हमारी हैं पराश्री से ही हम उसको बता रहे हैं। हम कोई लाल किताब और किसी भी और टीका टिप्पणी का हम नहीं यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और पराश्री एस्ट्रोलॉजी ही लगा रहे हैं। तो चंद्रमा जो है देवी दुर्गा जी का अगर हम कहें कि पंचम भाव में किसी भी तरह से चंद्रमा अगर वहाँ पर संबंध बना रहा है तो पर्सन को देवी जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। अगर चंद्रमा को किसी चंद्रमा को भोजन से भी लिया जाता है, यानी कि आपके जो भी खाने की प्रवृत्ति है वो चंद्रमा से भी देख सकते हैं कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है और किस ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपको किस तरह के भोजन अच्छे लगते हैं। भोजन यानी खाना खाने की जो भोजन मिलने की जो वो है, वो टेंडेंसी है, वो चंद्रमा से देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है कड़वा अगर टेस्ट में बात करें तो चंद्रमा कड़वा है। जो भी टेस्ट आपको लगता है, जैसे कुछ लोग बहुत कड़वा खाते हैं, कुछ लोग देखिए कड़वा, तीखा और जो होता है बिना स्वाद का, ये सब में थोड़ा अंतर है। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि मंगल भी तो कड़वा है, मंगल कड़वा नहीं, मंगल स्पाइसी फूड है, स्पाइसी फूड खाते हैं, काफ़ी मसाला, लाल मिर्च वगैरह। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो है कड़वी चीज़ें, नमकीन चीज़ें, जो आप जैसे कुछ लोग अच्छा खाते हैं लेकिन वो मसालेदार नहीं खाते, वो कड़वा खाएंगे। तो अगर आप किसी अनाज की बात करें कि चंद्रमा कौन से अनाज को रिप्रेजेंट करता है, तो चावल को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा अगर व्यवसाय की बात करें तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि चंद्रमा ट्रैवलिंग के काम देता है, और चंद्रमा कृषि का भी कार्य करेगा। चंद्रमा नेवी ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं जिनका अगर अष्टम नवम से अगर संबंध बन जाए, 12th हाउस से संबंध बन जाए, तो फॉरेन ओवरसीज़ भी इंसान उस तरह की चीज़ें करता है। चंद्रमा जो है आपको जल के किनारे जल में रहने वाले जो जानवर हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। वाइट सारस, खरगोश,
जानवर में रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कहें तो चंद्रमा धोबी को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा घर में रहने वाली स्त्रियों को भी रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे औरतें रहती हैं उस स्थान को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा में जो चंद्रमा से संबंधित लग्नेश वाले चंद्र लग्नेश वाले पर्सन या चंद्रमा से प्रभावित इंसान जो है, उसके बाल जो होंगे वो छोटे से कृश बाल और घुंघराले थोड़े से बाल होंगे। और चंद्रमा का सबसे अच्छा अगर हम ये कहें कि चंद्रमा जो है वो उनकी दशा जो होती है वो महादशा जो होती है वो 10 साल की होती है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं जिनको वो रूल करता है। रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रावण नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों पे चंद्रमा का आधिपत्य है। चंद्रमा जो है राशि चंद्रमा की वृषभ में उच्च राशि है, 3 डिग्री का उच्च का हो जाता है। और वहीं पे 7 राशि आगे वृश्चिक में चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है। 3 राशि नीचे अगर गया, 3 डिग्री का अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो वो नीच का हो जाएगा। वृषभ राशि में 3 डिग्री उच्च का हो गया। लेकिन वहीं पर अगर 3 डिग्री से आगे बढ़ गया तो वो वृषभ राशि में उच्च नहीं माना जाएगा, वो मूल त्रिकोण राशि हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मूल त्रिकोण स्वराशि और उच्च राशि, नीच राशि, शत्रु राशि ये क्या है। मतलब हम ये इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो मूल त्रिकोण राशि में रिजल्ट जो है आपको 100% मिलता है। अगर हम कहें कि अगर वो उच्च का है तो वो 100% से नीचे यानी 90%। अगर वो स्वराशि हो गया तो 80% हो गया। और अगर वो सम राशि हो गया, अगर वो स्वराशि हो गया तो वो स्वराशि हो गया तो 50% हो गया। और सम राशि हो गया तो 12.5% हो गया। नीच राशि में अगर हो गया तो वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और शत्रु राशि में तो वो और भी मैलेफिक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब राशियाँ शत्रु, मित्र और सम कैसे हो सकती हैं, ये हम चंद्रमा जिस ग्रह के राशि में है उससे डिपेंड करता है। अगर कहें तो चंद्रमा जो है उसकी सिर्फ किसी से भी शत्रुता नहीं है और सभी के साथ उसका अच्छा संबंध है। सूर्य और मंगल के साथ उसका मित्रता है, बाकी सबके साथ वो सम है, लेकिन शत्रु किसी के साथ नहीं है। बस उसका पाक्षिक बल जो होता है वो उसकी नीचता और उच्चता को डिफाइन करता है। चंद्रमा जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चंद्रमा की जो डिग्री होती है वो भी मैटर करती है कि चंद्रमा कितनी डिग्री पर है। क्योंकि हर ग्रह की अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, और एक होता है मृत अवस्था। अब ये अवस्था क्या होती है भाई, ग्रहों की भी अवस्था होती है। डिग्री वाइज भी ग्रहों की अवस्था होती है। जैसे हम आम इंसान में, आम जीवन में हम लोग एक एज के बाद हम कहते हैं ये बच्चा शिशु अवस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है। वैसे ही प्लैनेट के डिग्री से हम उसकी अवस्था के बारे में जान सकते हैं। जैसे अब ये अवस्था से क्या फल मिलता है, अगर भाई अगर प्लैनेट वृद्धावस्था में है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। अगर वो युवावस्था में है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, किशोरावस्था में भी अच्छा रिजल्ट देगा। पर वृद्धावस्था में वो प्लैनेट अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मृत अवस्था में तो समझिए वो पूरी तरह से डेड ही है। इसी का उल्टा जस्ट कर लीजिए, सम राशि में अगर वही 0 से 6 डिग्री है तो इसका मतलब वो मृत अवस्था का है। यानी कि जो भी हमने आपको बताया अवस्था के बारे में उसको जस्ट रिवर्स कर लीजिए। इसी तरह से ग्रह का अवस्था के अनुसार वो रिजल्ट देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वृषभ राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है और दिखने में वो उच्च का है, लेकिन उसकी डिग्री अगर आप देखें तो डिग्री वाइज अगर प्लैनेट, क्योंकि वृषभ राशि सम राशि हो गई, और वो अगर सम राशि में अगर 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो इट मीन्स कि प्लैनेट जो है तो अगर ऐसे देखें तो भैया वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। लेकिन अगर वही डिग्री वाइज अगर हम यहाँ पे मृत अवस्था, बाल अवस्था की बात करें तो सम राशि में 0 से 6 डिग्री का प्लैनेट जो है मृत अवस्था हो जाता है। तो कहने का मतलब कि वो क्या रिजल्ट देगा भाई, क्योंकि वो तो मृत अवस्था का हो गया।
तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ों को भी देखना, क्योंकि अगर किसी प्लैनेट में राशि अच्छी है, वो किसी अच्छे भाव में, किसी अच्छे शुभ ग्रह में, बट अब उसमें बल ही नहीं है, तो वो रिजल्ट क्या देगा। तो कभी कभी कुंडली देखने में हम लोग ये सारी गलतियां कर जाते हैं पंडित लोग। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेडिक्शन और फलित गलत हो जाता है। बात कर रहे थे कि चंद्रमा से बनने वाले जो योग होते हैं, सबसे बड़ा योग, जहाँ पे कोई भी कुंडली दिखाओ, अगर किसी पंडित ने कह दिया भैया गज केसरी हो गया, तो इंसान एकदम गदगद हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, भाई गज केसरी हो गया तब तो मैं करोड़पति बन जाएंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होता। साइकिल चलाने वाले के अगर कुंडली में गज केसरी योग बन गया, तो वो गज केसरी योग से वो प्राइम मिनिस्टर ना बनिए, वो अपने साइकिल वाले यूनियन में राजा बन सकता है, मंत्री बन सकता है, और वहाँ पे हो सकता है कि वो बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले चीज़ों का मालिक हो जाए। तो कहने का मतलब है कि देश काल परिस्थिति भी मैटर करती है। अगर किसी की कुंडली में कोई अच्छे योग और बड़े योग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ दशाओं का भी हमें देखना होता है कि बिना दशाओं के कोई भी योग का फल कैसे मिल सकता है। अगर हमारी 12, 8 और 6 भाव की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और उसमें योग कैसे फ्रूटफुल हो जाएगा। तो हर योग की कोई ना कोई टाइम और टेंडेंसी होती है। तो चंद्रमा से बनने वाला जो योग होता है गज केसरी योग, चंद्रमा से गुरु अगर केंद्रस्थ हो, चंद्रमा से गुरु यानी कि जुपिटर, यानी कि गुरु यानी बृहस्पति देव अगर चंद्रमा से केंद्रस्थ हैं, तो ये योग होता है, और व्यक्ति इस योग में मेधावी, धनी और राजकाज में प्रतिष्ठा पाता है। अब ऐसे ही चंद्रमा से एक बहुत ना सुना हुआ योग है सकट योग। अभी भाई इस नाम से ही सकट लग रहा है, तो इट मीन्स कि सकट योग में मतलब कोई ना कोई सकट होगा। सकट मतलब संकट होगा। चंद्रमा से गुरु अगर 6, 8 भाव में बैठा हो, चंद्रमा को जिस आपकी कुंडली अगर आपने खोली है, अगर आप देख रहे हैं, तो चंद्रमा आपकी राशि में कहीं पे या किसी भाव में कहीं भी बैठा, तो उसको 1 काउंट करिए, वहाँ से गिनना शुरू करिए चंद्रमा से, और गुरु तक जाइए। अगर वो 6ठे भाव में बैठा है या 8वें भाव में बैठा है, तो ये योग होता है। व्यक्ति अपना वैभव और अपनी प्रतिष्ठा बार बार खोता है। यानी कि चंद्रमा से गुरु का 6, 8 भाव में बैठना। अब ये बोले, कुछ लोग सोचेंगे ये भाव क्या होता है। भाई भाव का मतलब है प्लेसमेंट। जैसे आप एक जर्नल लाइंस में बोलो, भाई कमरे, आपके घर में 12 कमरे हैं, और उस 12 कमरे में अगर किसी एक कमरे में चंद्रमा बैठा है, वहाँ से 1 जोड़िए, और वहाँ से अगर उस 6ठे कमरे में अगर गुरु बैठा है, और अगर वहाँ से अगर 8वें भाव में अगर गुरु बैठा है, तो इट मीन्स कि वो आपको सकट योग दे रहा है। अब भाई गुरु काउंटिंग कैसे करेंगे, मतलब सिंपल सी काउंटिंग है भाई। जहाँ पे चंद्रमा बैठा वहाँ 1 पढ़िए, उसके आगे चलिए, फिर आगे चलिए, उसके आगे चलिए, और तब तक चलते रहिए जब तक गुरु ना पहुँच जाए। गुरु तक ना पहुँच जाए यानी जुपिटर तक ना पहुँच जाए। तो 6, 8 भाव में अगर काउंटिंग में गुरु पड़ता है, तो इसका मतलब कि सकट योग है। और ऐसे इंसान को, ऐसे जातक को अपने जीवन में बार बार उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा पे लांछन लगेगा। बार बार वो इतना राइज होगा, फिर उसके बाद वो फिर डाउनफॉल में उसकी प्रतिष्ठा बार बार खोएगी, फिर वो धीरे से अपने आप को बिल्ड करेगा, और फिर उसकी वह प्रतिष्ठा डिसबैलेंस हो जाएगी। दूसरा, अब तीसरा, 2 मैंने योग के बारे में बात करी कि चंद्रमा से गजकेसरी योग बना, चंद्रमा से आदि योग, चंद्रमा से सकट योग बना। अब हम बात करेंगे आदि योग। आपने देखा होगा कि कल के वीडियो में हमने सूर्य से बनने वाले योगों के बारे में बात करी थी, जिसमें पहला एक योग था वेशी योग, जिसमें हमने ये कहा था कि सूर्य से दूसरे भाव में अगर चंद्रमा को छोड़ के कोई ग्रह पड़ता है, तो वेशी योग होता है। वैसे ही यहाँ पर आदि योग बन रहा है, जहाँ पे यहाँ पे सुनफा योग बनता है। सुनफा योग के बारे में हम बात करेंगे आगे। आदि योग जो बनता है, आदि योग चंद्रमा से 6ठे, 8वें और 7वें भाव में अगर शुभ ग्रह है, पर वहाँ पे गुरु को नहीं गिनना है। अब ये शुभ ग्रह हमने कल आपको बताया था कि शुभ ग्रह में सिर्फ शुक्र मतलब वीनस, जुपिटर यानी गुरु, इन दोनों को ही शुभ कहा जाता है। और साथ ही साथ बुध को, अगर बुध इन ग्रहों के साथ है तो वो शुभ है, अदरवाइज वो शुभ नहीं, यानी कि वो न्यूट्रल ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शुभ काउंटिंग में तभी लेते हैं जब वो शुभ
ग्रहों के साथ होता है, और अदरवाइज वो मैलेफिक बिहेव करता है। अगर वो राहु केतु के साथ हो गया, मंगल के साथ हो गया, तो वो अशुभता ही देता है। तो कहने का मतलब कि अगर चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में अगर शुक्र है, क्योंकि गुरु को यहाँ काउंट नहीं करना है, अगर इन भावों में शुक्र हो और शुभ बल, शुभ पक्ष का चंद्रमा हो, और शुभ पक्ष का मतलब कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा अगर है, तो वो शुभ हो जाएगा यहाँ पर। और वहीं पर बुध भी अगर साथ में हो गया तो वो भी शुभ कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि गुरु को छोड़ देना है, और ऐसे योग को हम कहते हैं आदि योग, और ये योग इंसान को उच्च पद प्राप्त कराता है, अफसर, मंत्री और प्रधानमंत्री बना सकता है। दूसरा, अभी मैंने 3 योगों के बारे में बात कर ली, गजकेसरी योग, सकट योग, आदि योग, और अभी हम बात करेंगे एक बहुत नामी गिरामी योग है, जो कि हर इंसान जब कभी कहीं किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर कुंडली जाता है तो लोग उसे डरा देते हैं, बोलते हैं भाई आपकी कुंडली में केंद्रुम योग है। केंद्रुम योग का मतलब ये क्या होता है भैया? केंद्रुम योग क्या डरा दिया क्या? केंद्रुम योग से डरने से नहीं काम बनेगा। केंद्रुम योग जो है बहुत कभी कभी होते हुए भी वो रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि जैसे पहले बताते हैं कि केंद्रुम योग होता कैसे है। चंद्रमा से दूसरे भाव में, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा से दूसरे भाव में, 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त यानी कि सन के अतिरिक्त अगर कोई अन्य ग्रह है, तो ये योग सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह ना हो, यानी कि सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह ना होने से योग बनता है। यानी कि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। और मान लीजिए गलती से वहाँ पे सूर्य बैठ जाए, तो ये आप उसको सूर्य को काउंट मत करिएगा। चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में अगर सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह नहीं है तो ये योग बनता है। और ऐसा अक्सर होता है, मेरी कुंडली में भी सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है और 12वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो क्या भाई मेरी कुंडली में केंद्रुम योग है? भाई मेरी कुंडली में केंद्रुम योग हो सकता था, लेकिन हमारे कुंडली में शनि की दृष्टि पड़ गई है चंद्रमा पर, मंगल की दृष्टि पड़ गई है चंद्रमा पे। तो यानी कि इसकी शर्त ये है कि चंद्रमा पे किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पर। यानी अगर आपकी कुंडली में ग्रह नहीं है और उसके साथ साथ किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपकी कुंडली में केंद्रुम योग नहीं है। अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो वो केंद्रुम योग भंग हो गया, वहाँ पे केंद्रुम योग नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है विद्याहीन हो जाता है, निर्धन हो जाता है और निंदा का पात्र बनता है। तो केंद्रुम योग को इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं सुनफा योग की। सुनफा योग क्या होता है? चंद्रमा से द्वितीय भाव में अगर सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह होने से ये योग बनता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह होना चाहिए, यानी कि सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य से अतिरिक्त कोई ग्रह हो तो ये योग बनेगा सुनफा योग। अब सुनफा योग से क्या होता है? सुनफा योग से होता है कि व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है और एज वेल एज विख्यात भी होता है और धनी और सुखी भी होता है। तो चंद्रमा से कितने योग बन गए भाई साहब? गजकेसरी योग, सकट योग, केंद्रुम योग और सुनफा योग। अब बात करेंगे अनफा योग, यानी कि सुनफा का जस्ट अपोजिट ही होगा ना भाई, या एक ऐड ऑन होगा, मतलब उसी की तरह ही होगा, कुछ नाम से सिमिलर लग रहा है ना। अनफा योग चंद्रमा से द्वादश भाव में अगर सूर्य के अतिरिक्त, भाई सूर्य नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मनाही है। अगर सूर्य के योग ले रहे हैं तो वहाँ चंद्रमा की मनाही है, यहाँ पर हम चंद्रमा के योग ले रहे हैं तो भाई सूर्य की मनाही है। कुछ योगों में सूर्य नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अनफा योग में चंद्रमा से द्वादश भाव में सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई ग्रह है तो ये योग बनता है। व्यक्ति क्या होता है सुनफा योग में, अनफा योग में? सुंदर होता है, सुशील होता है और एज वेल निरोगी भी होता है, यानी किसी संगठन का नायक भी होता है और सांसद और मंत्री भी हो सकता होगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो राजनीतिक कुंडलियां हैं, राजनेताओं की कुंडलियां हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि कर्क लगन की कुंडली और सिंह लगन की कुंडली ज़्यादा उदय होती है। ऐसे ज़्यादातर लोग जो है राजनीति में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? प्राप्त इसलिए करते हैं क्योंकि ये राजसी प्लैनेट है भाई, रॉयल साइन है।
सूर्य भी रॉयल साइन है, चंद्रमा भी रॉयल साइन है। तो कहने का मतलब कि कुंडली में अगर इस इंसान को अगर राजसी ठाट भाट चाहिए और किसी संगठन और संसद और मंत्री चाहिए तो भाई सूर्य और चंद्रमा अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ ना मिलने वाला राजनीति में। तो कहने का मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में लग्न में कर्क राशि ही थी। ऐसे बहुत सारी अगर आप डेटा और आंकड़े उठाएंगे तो देखेंगे कि चंद्र और सूर्य हमेशा सरकारी राजनीतिक क्षेत्रों में, मंत्रिमंडल में, सरकारी पदों पे उच्च आए। इवन आईएसपीसीएस की कुंडली में लुमिनरीज प्लैनेट यही होते हैं, सूर्य और चंद्रमा को लुमिनरीज प्लैनेट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लुमिनरीज प्लैनेट बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आपके आईएएस अधिकारी जो है वो सब राजसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। इतनी बड़ी बड़ी नौकरियों में सूर्य और चंद्रमा के बगैर भाई साहब कोई भी आपको राजसी ठाट बाट नहीं मिल सकती। तो कहने का मतलब संसद और मंत्री सारे सूर्य और चंद्रमा ही चला रहे हैं। अब बात करते हैं धुरधरा योग की। भाई ये नाम से धुरधरा योग क्या है? भाई चंद्रमा से दूसरे 12वें, यानी यहाँ पर अभी 2 और 12 वाला जो चल रहा था वो हट गया है, अभी यहाँ दोनों साथ में चल रहा है। चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में। भाई चंद्रमा इससे दूसरे, इससे 12वें भाव में अगर सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह है तो ये योग बनता है, और इस योग से इंसान धनवान, गुणवान और नौकर चाकर। भाई कुछ लोगों की कुंडली में बड़े योग होते हैं बट मिलता तो कुछ है नहीं। सामान्य सी जीवन क्यों? सामान्य सा जीवन क्यों? जब आपके पास इतनी कुंडली में इतने सारे योग हैं तो योग क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हमें इतनी इसकी सफलता नहीं मिल रही है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन योगों में इनकी बलिष्ठता कम है। भाई चंद्रमा कमज़ोर है, कितना भी योग बना लो, चंद्रमा बैठा हुआ है हमारे 9वें भाव में, वहाँ से लेकर वहाँ से आगे जाकर केंद्र में बैठा हुआ है गुरु, लेकिन आपको कोई गज केसरी योग नहीं मिल रहा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि गुरु में कोई बल नहीं, वहाँ पे चंद्रमा में कोई बल नहीं। राशि देखिए भैया, चतुराशि नहीं तो नीच राशि नहीं है तो भैया उच्च राशि है, लेकिन वो पार कर गया है 3 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब सिर्फ योग है कुंडली में और कुछ मिल नहीं रहा है। और एज वेल एज दशाएं, आप दशाएं देखिए, जब तक आपकी कुंडली में सही दशा नहीं आती है तब तक आपकी कुंडली में जितने भी योग हैं, जितनी भी चीज़ें अच्छी हैं पड़ी हुई हैं, वो सब बेकार है अनटिल अनलेस आपकी दशा आई नहीं है। तो दशा अगर आती है सही समय पे, सही उम्र पे, अगर आपको दशा मिल जाती है तो उस दशा से आप अपने जीवन को बहुत बेहतर कर पाते हैं। भाई अगर 60 की साल में गजकेसरी योग रिजल्ट दे रहा है तो 60 साल की उम्र में क्या गजकेसरी योग में हम क्या कर लेंगे? लेकिन हाँ, आपका ओल्ड एज अच्छा गुजर जाएगा, बस यही हो सकता है। अब बात करते हैं अमल कीर्ति योग, यानी चंद्रमा से बनने वाले इन योगों में एक और योग है अमल कीर्ति योग। अमल कीर्ति योग नाम से तो लग रहा है भैया अमल कीर्ति बढ़िया योग है। तो क्या योग है? चंद्रमा से अगर दशम भाव में, चंद्रमा से दशम भाव, अभी तक हम बात कर रहे थे दूसरे भाव में, अभी तक हम बात कर रहे थे 12वें भाव में, अब हम बात करेंगे चंद्रमा से दशम भाव में अगर कोई केवल शुभ ग्रह हो, तो केवल शुभ ग्रह हो भाई, और कोई ग्रह ना ले लेना। शुभ ग्रह मतलब शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और गुरु ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो बाकी के ग्रह क्या हैं भाई? बाकी के ग्रह जो है पापी हैं, और सूर्य जो है भैया क्रूर ग्रह है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए भैया। अगर ये शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति दानी हो जाएगा, गुणी हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा, और एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा राजमान और विख्यात हो जाएगा। अब फिर वही यहाँ पे एक नियम हमने पहले कहा था कि ये सारे रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आपकी कुंडली में वो प्लैनेट जो कि बैठा हुआ है चंद्रमा से दशम भाव में, या खुद चंद्रमा वो अगर डिग्री वाइज या वो अवस्था वाइज या वो राशि वाइज अगर अच्छे हैं, चंद्रमा पक्ष बल का है, अच्छा है, तो ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा भाई साहब। अगर
हमको बिठाल दिया जाए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हमें किसी अच्छे ओहदे पर बिठाल दिया जाए और हमारे अंदर कैपेबिलिटी ही ना हो, तो उस पद से हम क्या प्राप्त करेंगे? कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, अगर वो अच्छा है तो ही अच्छी जगह ले जाएगा। आपके योग धरे धरे के धरे रह जाएंगे अगर वो योग फ्रूटफुल नहीं है आपकी कुंडली में। कि ऐसे फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि सही दशा नहीं आई, सही दिशा नहीं मिली, तो वो क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। अब बात करेंगे कि हर लग्न हर भाव के हिसाब से, जैसा मैंने अभी इससे पहले बताया था कि चंद्रमा जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित ही हमारा चित्त, मन और हमारा प्रकृति लगती है। तो सप्तम भाव तक हम पहुंच चुके थे। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बन बैठा है, तो एक जनरल प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम ये नहीं लेंगे यहाँ पर कि क्या है। हमने एक जनरल प्रेडिक्शन में कहा था कि भाव के अनुसार इंसान का चित्त लगता है। अगर अष्टम भाव पे तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो डीप थॉट में उसका चित्त लगेगा। डीप थॉट्स, अंदर छुपे हुए राजों को पता लगाना, उसके इमोशंस बड़े डीपली होंगे, वो बहुत गहरे होंगे। भाई कोई नहीं उनको समझ सकता कि उनका चित्त कहाँ लगता है, नहीं बता सकते भैया कि भैया, लेकिन हाँ जनरल अगर ये सोचे तो वो रिसर्च में उसका चित्त बहुत लगता है। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं उसको अशांति और असंतोष भी देता है। अष्टम भाव में अचानक से, और अष्टम भाव का चंद्रमा इंसान को बाहर भी ले जाने की शक्ति रखता है। नवम भाव में अगर चंद्रमा है तो इंसान, ऑब्वियसली नवम भाव जैसा सबको पता होगा कि धर्म प्रवृत्ति वाला भाव है, फादर का हाउस है। वहाँ पर हम लोग गंगा स्नान भी देखते हैं, हम लोग वहाँ पर धार्मिक टेंडेंसी, स्पिरिचुअल भी देखते हैं। तो कहने का मतलब अगर नवम भाव में इंसान का चंद्रमा बैठ गया है तो इंसान रीति रिवाजों को मानने वाला होगा, और रूढ़िगत रीति रिवाज वालों जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई पहले हमारे यहाँ पे ये प्रथा थी और आज भी वही प्रथा होनी चाहिए, आज भी जैसे पहले होता था वैसे आज भी होना चाहिए। तो उनकी जो टेंडेंसी, उनकी जो सोच होती है वो रूढ़िवादी रीति रिवाजों को मानने वाली होती है। और नवम भाव का जो चंद्रमा होता है वो धर्म में बहुत आस्था रखता है, धार्मिक मनोवृत्ति वाला होता है और भाग्यवादी भी होता है, भाग्य पे बिलीव करने वाला होता है। उसका चित्त भाग्यवादी होता है, हमेशा ये कहता है, उसकी बातों में लगेगा भाई भाग्य में ये था, भाग्य में वो था। धर्म को मानने वाला होता है, धार्मिक कार्यों में उसका बहुत मन लगता है। नवम भाव का चंद्रमा जो है इंसान को भाग्यवादी बनाता है। और चंद्रमा अगर वहाँ पर नवम भाव में है तो इट मीन्स कि वो जो है गंगा स्नान भी काफ़ी करता है, यानी कि जल में नदी किनारे जाना उसका काफ़ी अच्छा है। दशम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर, अब दशम भाव में चंद्रमा अगर बैठ गया है तो इंसान को सुंदर, विनम्र और धनी और निरोगी करता है, और वो उसको विकास के कार्यों में सम्मान प्रदान करता है, और उसका चित्त लेकिन अस्थिर होता है। क्योंकि चंद्रमा को अगर बल मिलता है तो चंद्रमा चौथे भाव में बली होता है, और उसे कहते हैं, जैसे स्थान बल कहते हैं। तो चंद्रमा जो है चौथे भाव में बली होता है। चंद्रमा अगर 11वें भाव में है तो व्यक्ति को भाग्यशाली और साहसी और दयालु और सहज सफलता दिलाता है, सहज मान सम्मान दिलाता है, और उसे मातृ स्नेह भी मिलता है। अब ये चंद्रमा अगर द्वादश भाव में है तो अगर मोटा मोटी बोले तो चंद्रमा द्वादश भाव में तो उसका जो चित्त है ना वो खर्चे में बड़ा लगता है। वो उसका जो चित्त है वो सोशल सर्विसेज में ज़्यादा लगता है। उसका चित्त जो है बिस्तर पे ज़्यादा लगता है। उसका मन जो है हॉस्पिटल वगैरह, कोर्ट कचहरी, कहीं ना कहीं उसको नेचर में भी बहुत अच्छा लगता है। नेचर भैया 12वां भाव जो है हमारा नेचर भी दिखाता है कि, तो 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो इट मीन्स कि वो बिस्तर पे बैठ के खाना खाना बहुत पसंद करता है। भाई चंद्रमा लिक्विड भी है आपकी कुंडली में, चंद्रमा धन या आपका पैसा मनी भी है। तो अगर आपको अपना मनी बढ़ाना है तो चंद्रमा जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है उस भाव से संबंधित डायरेक्शन में
हमको क्या करना चाहिए, वाटर रेमेडी करनी चाहिए। हमने भी कहीं पढ़ा है और हमें किसी ने किसी यूट्यूब से हमने ज्ञान प्राप्त हुआ कि चंद्रमा आपकी लिक्विड कैश है। तो अगर आपको अपना लिक्विड कैश बढ़ाना है तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित दिशा में आपको वाटर रेमेडी करनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर कोई चलता हुआ झरना, चलता हुआ पानी आपको वहाँ रखना चाहिए, वाटर बॉटल रखनी चाहिए। बट 12वें भाव में अगर चंद्रमा किसी का है तो वहाँ पर वाटर बॉटल आपको बेनिफिट नहीं देगा और नुकसान देगा, क्योंकि वो अग्नि की दिशा हो जाती है और जो कि वहाँ पर वाटर रेमेडी करना अच्छा नहीं होता। तो एक ये हो गया हमारा चंद्रमा के बारे में, आपका भाव के हिसाब से आपका रिजल्ट, चंद्रमा जिन जिन भाव में है उसका रिजल्ट क्या होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा राशि के हिसाब से, आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन सी राशि का कहाँ बैठा है। अभी तो कहाँ बैठा था उसका रिजल्ट हो गया, पर अब हम बात करेंगे चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है उसकी बात करेंगे। चंद्रमा अगर आपकी मेष राशि में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को बलशाली, सूरवीर, स्वस्थ और धनवान बनाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि चंद्रमा जो है मेष राशि में बैठा, तो मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है। मंगल की राशि वैसे तो मित्र राशि हो गई, और लेकिन इसमें क्या है, चंद्रमा इंसान को चंचल और काफ़ी कामुक भी बनाता है, और वो अपोजिट पर्सन के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट होता है, और एज वेल एज काफ़ी निर्भीक भी होता है। यहाँ पर चंद्रमा के मन को, यानी इंसान के मन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है और उसको बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बना देता है। तो वृषभ राशि का चंद्रमा, जैसा कि वृषभ राशि उसकी उच्च राशि हो जाती है, तो उच्च राशि में अगर चंद्रमा हो जाता है तो व्यक्ति सुंदर हो जाता है। भाई साहब, सुंदर हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया, स्वस्थ हो गया, सहनशील हो गया और लोकप्रिय हो जाता है और सुखी और शांति रहता है। अब आपको पता होगा कि वृषभ राशि का चंद्रमा, वृषभ राशि कैसी राशि है, स्थिर राशि है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वृषभ राशि का चंद्रमा इंसान के मन में स्थिरता लाता है, इंसान के मन में एक जैसा आप लोग देखते होंगे कि जोडिएक साइन जो होता है उसमें हर एक कोई ना कोई जानवर बना होता है। तो आपने देखा होगा कि टॉरस साइन में एक बुल होता है, तो बुल की भाई कोई ना कोई क्वालिटी होती है। व्हेन यू डोंट पुश समवन द पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब उसकी जो प्रवृत्ति होती है जहाँ पे फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई, एंड वो उठ नहीं सकता अनटिल उसे आप पुश ना करें। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा जो है भाई साहब वृषभ राशि में आपको दृढ़ मानसिक बनाता है, मतलब दृढ़ मन का बनाता है, और एक सहनशील और लोकप्रिय भी बनाता है, सुखी और शांत रखता है। भाई शांत इसलिए रहेगा क्योंकि उसका मन जो है स्थिर है, शांत जो है उसका जो मन है वो खूबसूरत सी चीज़ों में लगता है। भाई चंद्रमा ना रस प्रदान प्लैनेट है, ग्रह है, रक्त व प्रवाह का भी एक ग्रह है। आपकी कुंडली में रक्त प्रवाह, आपकी कुंडली में चंद्रमा आप जो है प्रेजेंट करता है आपकी माता को, लेकिन भाई साहब फिर वही वहाँ रिजल्ट आ गया कि रात का जन्म है तो चंद्रमा आपकी माता का रोल अदा करेंगी, लेकिन अगर वही जन्म अगर दिन का है तो आपका चंद्रमा आपकी माता को नहीं रूल करेगा, आपकी मौसी को रूल करेगा। फिर भाई दिन में फिर कौन चंद्रमा अगर माँ नहीं है तो जिन लोगों का दिन में अगर जन्म होता है तो वो उसकी माँ का रोल कौन देखेगा, शुक्र उनकी माँ का रोल अदा करेंगी यहाँ पर। तो एक जनरल सी चीज़ है कि अगर आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना है, अगर आपसे पूछे कोई कि आप जैसे अगर जनरल कुंडली में देखते हैं कि लोग चंद्रमा को माँ से रूल कर देते हैं, हमेशा माँ से रूल नहीं होता भाई साहब। दिन का जन्म है तो चंद्रमा रूल करेगा मौसी को, और अगर रात का जन्म है तो चंद्रमा माँ को रूल करेगा, दिन में माँ का रोल जो है शुक्र करेगा। तो ये रहा आपका रिलेशन के हिसाब से। अगर जन्म मिथुन राशि का बैठ जाए, अब मिथुन राशि का जो कैरेक्टर होता है वो होता है ड्यूअल स्वभाव का, ड्यूअल साइन है मिथुन राशि, और उसमें आपने देखा होगा एक स्त्री है और एक पुरुष है, वो दोनों एक रोमांटिक पोज में होते हैं। तो मिथुन राशि का व्यक्ति ऑब्वियसली एक बोलने वाली मिथुन राशि टॉकटिव होते हैं, मिथुन राशि टॉक करते हैं क्योंकि बुद्ध की राशि है इसलिए वो टॉक करते हैं। और आपको पता ही होगा कि
चंद्रमा की कोई भी शत्रुता भैया किसी भी ग्रह से नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ना नेत्र चिकित्सक भी बनते हैं। आपको पता है कि चंद्रमा रूल करता है आपकी आइज़ को, किसकी आइज़ को? पुरुष की दाहिनी आँख को और स्त्री की बाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है। अपनी आँखों में अगर कोई लेफ़्ट राइट में कोई प्रॉब्लम है तो चेक योर सन एंड मून। सन एंड मून जैसा मैंने कल बताया था कि आपकी आँखों का कारक सूर्य और चंद्रमा ही होता है। जैसे किसी को अगर आँखों में परेशानी है तो इट मीन्स कि अपना भैया चंद्रमा चेक करो। महिलाएं अपना बायां आँख चेक करें चंद्रमा के लिए और पुरुष अपना दाहिना आँख चेक करें। अगर पुरुष की आँख में एक राइट आइज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चेक योर मून। अगर महिलाओं को, अगर फीमेल्स को, अगर उनकी बाईं आँख में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी आई साइट वीक हो रही है या किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो चेक योर मून, अपना चंद्रमा चेक करिए। तो अभी मिथुन राशि में चंद्रमा अगर होता है तो नेत्र चिकित्सक होता है। कर्क राशि का चंद्रमा जैसा कि वह स्वराशि है, चंद्रमा व्यक्ति को बुद्धिमान, धनवान और यशस्वी बनाता है। चंद्रमा अगर सिंह राशि का है तो सिंह राशि भाई सूर्य की राशि हो गई, और सिंह राशि में इंसान जो है अगर किसी का चंद्रमा सिंह राशि का है तो पर्सन हुष्ट पुष्ट और मातृभक्त, उच्च अभिलाषी और दंत रोग और उदय रोग भी कहलाता है। अगर रोग की बात करें तो चंद्रमा में जो है वक्ष, स्तन और फेफड़े और श्वसन तंत्रिकाएं, सांस, फेफड़ा और ये सारी चीज़ें आती हैं, और एज वेल एज जो कि कफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो चंद्रमा ही देता है। यहाँ तक कि अगर इंसान को अस्थमा जैसे रोग है तो वो भी चंद्रमा की वजह से होता है। चंद्रमा आपका पीड़ित है तो अस्थमा रोग होने के, अगर वो किसी भी तरह से 6, 8, 12 या किसी मैलेफिक नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है और वो 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है तो उस भाव से उस शरीर से संबंधित रोग देने का सहायक बनेगा। चंद्रमा जो है शीत ज्वर भी देता है। शीत ज्वर मतलब ठंडी दे के जो बुखार आता है, और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देता है। कन्या राशि का अगर हमारा चंद्रमा है अपनी कुंडली में, जितने भी दैनिक राशि फल आप लोग देखते हैं वो चंद्र राशि से ही देखते हैं। इट मीन्स कि चंद्रमा उस राशि में बैठा हुआ है, इसलिए वो आपकी चंद्र राशि बन गई। जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि कन्या राशि में अगर चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति सुंदर, मृदुभाषी, सदाचारी, मेधावी और शस्त्रवेता और विदेशवासी बनाता है। अगर विदेश भाई वासी नहीं बनाता है तो विदेश से संबंधित काम कराता है भाई। ये खाद्य सामग्री और औषधि व्यवसाय भी दे सकता है, यानी कि ऐसा इंसान व्यवसायी भी होता है और ऐसा इंसान किसी खाद्य सामग्री और औषधि को बेचने वाला भी हो सकता है। तुला राशि का जो चंद्रमा है वो चंद्रमा जो है तुला राशि की में होकर उस इंसान को गुणवान, धनवान और ज़मीन जायदाद वाला बनाता है, दयालु और पराक्रमी बनाता है, कुटुंब से दूर और भ्रमणशील बनाता है। 7वें भाव का चंद्रमा यानी कि तुला राशि का चंद्रमा ये इंसान को देता है। अगर धनु राशि का चंद्रमा है तो व्यक्ति को सुवक्ता, बहुत अच्छा बोलने वाला वक्ता बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि धनु राशि गुरु की राशि है और गुरु की राशि में चंद्रमा आके और भी मस्त हो जाता है, और भी एकदम मज़ा आ जाती है उसको। कवि और लेखक और आलोचक बनता है और कुटुंब से घृणा करता है। भाई कुटुंब से क्यों घृणा करता है? क्योंकि वहाँ पर गुरु की राशि में चंद्रमा आता है और वहाँ पर कुटुंब, जैसा आप देखा होगा कि 2nd हाउस या वृषभ राशि, यानी कि कहीं ना कहीं वो कुटुंब में बहुत अच्छा महसूस नहीं करता है। उसे प्रेम पूर्ण व्यवहार और ईमानदारी से जीत सकते हैं। मकर राशि का चंद्रमा, जिन जातकों का चंद्रमा मकर राशि में बैठा हो तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं, कीर्तिमान होते हैं और स्पिरिचुअल यानी धर्मात्मा भी होते हैं, किंतु वो लालची होते हैं। लालची इसलिए होते हैं क्योंकि भाई साहब शनि इस राशि को रूल करता है और चंद्रमा मन का कारक है। अगर मन किसी कुलुषित जगह पर बैठ जाए या कुलुषित स्थान पर बैठ जाए तो भाई मन इंसान का कैसा रहेगा? कुलुषित हो जाएगा ना। यानी कि ऐसा मकर राशि का चंद्रमा जिनका होता है, ऐसे जातक जीवन साथी के साथ सुख भोगते हुए भी
वो किसी परे स्त्री या पर इस पुरुष के साथ संबंध बनाने से हिचकते नहीं हैं। मकर राशि का चंद्रमा एकदम आँख बंद करके आप देख लीजिए, वो अपने जीवन साथी से कितने भी खुश हो, बट उनको दूसरे पार्टनर में, दूसरे लोगों में बहुत ही अच्छी टेंडेंसी उनकी डेवलप हो जाती है। तो मकर राशि का चंद्रमा इंसान को जहाँ अच्छा बनाता है वहाँ पे उनका कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं करता है। कुंभ राशि का जो चंद्रमा इंसान को सही मासल वाला बॉडी, एकदम बॉडी बिल्डिंग बढ़िया बढ़िया तंदुरुस्त इंसान को बनाता है, लेकिन वो उसको पाखंडी भी होता है। कुंभ राशि का अगर चंद्रमा किसी का है तो पर्सन लिटिल दिखावटी होगा एंड पर्सन के अंदर कैरेक्टर उतना नहीं होगा, बट वो दिखाएगा कि भी आई एम वेरी बढ़िया, और फलस्वरूप उसके क्या होता है कि वो दुखी हो जाता है, वो दुखी होता है। अब बात करेंगे मीन राशि का चंद्रमा। भाई मीन राशि गुरु की साइन है, गुरु की राशि है, जल तत्व राशि है, और जल तत्व ग्रह भी अगर मीन राशि में बैठ जाए तो भाई डबल इमेजिनेशन, कल्पनाशील, उसकी कल्पनाओं की तो कोई उड़ान ही नहीं है। मीन राशि डुअल साइन है और 2 मछलियां हैं जल में तैरती हुई, और इसका मतलब कि ऐसे पर्सन को उनकी परिस्थिति से अगर निकाल कर कहीं रख दिया जाए, कहीं डाल दिया जाए, तो इट मीन्स कि पर्सन जो है सर्वाइव नहीं कर पाता, उसे प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मीन राशि का जो चंद्रमा है इंसान को धर्म के प्रति अनुरागी बनाता है। मीन राशि का चंद्रमा निराश और हताश भी करता है। क्यों करता है भाई? इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल, डबल इमोशनल। चंद्रमा जल तत्व है, जल तत्व का है, और वो जल तत्व की राशि में बैठ जाए तो इंसान को डबल इमोशनल बना देगा। और डबल इमोशनल पर्सन हमेशा इमोशन से सोचने वाला पर्सन जो है अंततः राइट वे में क्या होता है, वो दुख परेशानियां उठाता है। चंद्रमा में ये हो गई बातें आपकी। चंद्रमा की महादशा में मैंने जैसा आपको बताया कि 10 साल की चंद्रमा की महादशा होती है। और अब बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। मैंने इतनी सारी बातें कर ली और अब कुछ लाइटमेंट हो जाए। भाई साहब, सूर्य और चंद्रमा के बारे में बात करी तो ऐसा कोई टिप्स दो जिससे हमारा कुछ भला हो जाए। चंद्रमा जो होता है, हमने देखा होगा कि हर जातक की कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं परेशान रहता है। चंद्रमा परेशान रहता है, सूर्य परेशान रहता है। सूर्य और चंद्रमा डैमेज हो गए कुंडली में तो इट मीन समझ लो आपकी कुंडली बेकार हो गई, क्योंकि भाई ज्योतिपुंज जो ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों ही डैमेज हो गए, तो वो आपका आत्मा, आपका मन दोनों डैमेज हो गया। सूर्य हमने देखा कि किसी जातक को अगर कुंडली दिखाने अगर जाता है, जातक कुंडली दिखाने जाता है किसी को, किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो वो कहता है भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उपाय के नाम पे सिर्फ चंद्रमा का ही उपाय कर दिया जाता है और उसे मोती पहना दिया जाता है। सिर्फ चंद्रमा की वजह से इंसान को गुस्सा नहीं आता है, उसके ऊपर जितने भी मैलेफिक होते हैं, चंद्रमा के ऊपर जितना भी मैलेफिक होगा, उस मैलेफिक प्रभाव से चंद्रमा का डिस्टर्बेंस होगा, और उस डिस्टर्बेंस को बचाने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। ना कि हमेशा चंद्रमा को उपाय मोती पहना दिया। किसी को भाई गुस्सा आ गया, अरे भाई मोती पहना दिया, मैं तो मोती पहना दूँ, इनको बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई चंद्रमा को क्यों हमेशा जिसको देखो उसी को मोती पहना दिया, गुस्सा आ रहा। भाई चंद्रमा मानते मोटा मोटी मन का कारक है, बट उस मन पर किस ग्रह का ज़्यादा इफेक्ट है उसकी रेमेडी करिए। चंद्रमा को भी पहले देखना है, उसके बाद उसको देखने वाले ग्रह, उसको प्रभावित करने वाले ग्रहों को भी हमें सही करना है, क्योंकि पहले प्रभाव इंसान का हटाओगे तब इंसान को उठाओगे तो इंसान का प्लैनेट ठीक होगा। अभी किसी ग्रह पर कोई प्लैनेट इफेक्ट कर रहा है और आप उसका इफेक्ट नहीं हटा रहे हो, उसके इफेक्ट को सही नहीं कर रहे हो और इंसान को ही उठा रहे हो, तो भाई इफेक्ट तो अभी पड़ा हुआ है ना। चंद्रमा पे अगर मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, तो पहले शनि की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि को नमस्कार करने की कोशिश करिए, उसके बाद चंद्रमा को उठाने की कोशिश करिए। तो कहने का मतलब है कि रेमेडी पार्ट में हमें हमेशा गुस्से का रेमेडी में सिर्फ चंद्रमा की रेमेडी नहीं करनी है, एज वेल एज उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की दृष्टि को भी सही करना है।
हमेशा मोती पहना देने से चंद्रमा सही नहीं हो जाता है। चंद्रमा किन भावों का मालिक है इस पे भी असर, आंख बंद करके मोती पहन लेने से कोई हल नहीं होगा। 6, 8, 12 का अगर चंद्रमा हो गया, 6, 8, 12 से संबंधित हो गया, अगर किसी मैलेफिक नक्षत्र में पड़ गया तो भाई साहब सिर्फ मोती पहनाने से चंद्रमा अशुभ नहीं, शुभ नहीं, अशुभ हो जाएगा। तो पहले ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए, हमेशा मोती पहनने से आपका कल्याण ना होने वाला। और जो भी एस्ट्रोलॉजर हमेशा मोती की रेमेडी दे देते हैं वो ज़रूरी नहीं, हमें नहीं लगता है कि हमेशा मोती की रेमेडी होती है कि हमें हमेशा मोती पहना देना है। क्योंकि इंसान का मन नहीं लग रहा है तो आप जो है मोती पहना दीजिए। इंसान, चंद्रमा नींद का कारक भी होता है, जितने भी फोबियाज होते हैं वो चंद्रमा की वजह से होते हैं। अगर चंद्रमा पे राहु का मैलेफिक है, चंद्रमा पे शनि का मैलेफिक है, चंद्रमा किसी भी तरह से 12वें भाव और 6ठे और 8वें भाव पर है, चंद्रमा अगर मंदी में भी बैठा हुआ है, मंदी के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर अष्टम में बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ है, द्वादश भाव में चंद्रमा जो है आपको नींद की प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। और अगर राहु के साथ बैठा है तो आपको भैया किसी तरह का कोई ना कोई फोबिया तो ज़रूर ही देगा, आपको मेनिया देगा, आपको पागलपन का भी जो भी सेंट कहते हैं ना, लूनर लुएंटिक वर्ड से आया हुआ है। लुएंटिक वर्ड का मतलब होता था पागलपन, यानी कि पागलपन, अगर किसी के इमोशंस और संवेग ज़्यादा हो गए किसी की बॉडी में, तो इंसान एक्सट्रीम लेवल पे कोई इमोशंस, कोई भाव ज़्यादा हो गया तो वो पागलपन ही है। अगर कोई भी एक भाव पर्टिकुलर अगर आपके बॉडी में, आपके मन में ज़्यादा हो गया, अगर कंटिन्यूसली पागल हो गया तो हंसते रहते, हंसना कोई बुराई थोड़ी ना है, लेकिन हंसना क्या है, एक इमोशन है और जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या हुआ, लोएंटिक हो गया, पागल हो गया। यानी कि चंद्रमा इसीलिए हमारी कुंडली में बहुत इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए चंद्रमा का अच्छा होना लोग बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा द प्लैनेट ऑफ मून इन योर हॉरोस्कोप। और मुंडन एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को हम लोग जो है जनता का भी कारक समझते हैं। और कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वर्षा का कारक भी है। जितनी भी वर्षा, पानी और जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें चंद्रमा से देखनी चाहिए। और चंद्रमा की राशि में जो कर्क राशि है उससे कहते हैं, जहाँ मुंडन एस्ट्रोलॉजी में कर्क राशि जहाँ पड़ती है वहाँ पे 100% पानी होता है भाई साहब। अगर आद्रा नक्षत्र, आद्रा प्रवेश में अगर हम कर्क लगन को देखें और कर्क लगन पे अगर शुभ प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, तो उस दिशा में बारिश काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होने की संभावना होती है। वहाँ पर उस एरिया, उस क्षेत्र में बारिश बढ़िया होती है। अगर वहीं पे मंगल और शनि का प्रभाव हो जाता है तो मंगल जो है रोक देता है बारिश को और वहाँ पर बारिश नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर कर्क राशि है उस एरिया में, उस क्षेत्र में, और तो क्या होता है वहाँ पे बारिश होती है, भले चाहे 50% हो, लेकिन बारिश देर से होती है। अगर वहीं पे शनि का अगर उस कर्क राशि पर या उस एरिया पर प्रभाव पड़ जाता है तो वहाँ पर आंधी और पानी के साथ वर्षा होती है। तो यानी कर्क राशि में 100% जल होता है और चंद्रमा में भी 100% जल होता है। तो मुंडन एस्ट्रोलॉजी में वर्षा की जो प्रेडिक्शन होती है वो हमें देखना होता है कि राशि कौन सी, किस भाव में, किस एरिया में पड़ रही है। तो उस दिशा में अगर जो भी जल तत्व राशियाँ पड़ती हैं या जिनमें 100% जल होता है वो राशियाँ पड़ती हैं तो उस एरिया में बारिश की अच्छी संभावना होती है। और एज़ वेल एज़ अगर हमें गुरु चंद्रमा का असर और पड़ता है तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि राशि भी 100% जल की हो गई और उसके साथ साथ अगर जलीय ग्रह का भी प्रभाव उस राशि पे पड़ जाता है तो उस राशि, क्योंकि राशि दिशा और एरिया को भी मुंडन एस्ट्रोलॉजी में राशि दिशा और एरिया को भी रिप्रेजेंट करती है। तो उस एरिया में कर्क राशि की जितनी कंट्रीज़ होंगी, जितना एरिया में भारत में कर्क राशि का आता है उस एरिया में बारिश अच्छी होती है। और अगर ऐसे देखो तो भारत की कुंडली में कर्क राशि जो है 2, 3, 4 चौथी यानी तीसरे भाव में आती है। तो तीसरे भाव में जो हम लोगों का कूर्मा चक्र जो होता है उसमें हम लोग तीसरे भाव में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा एरिया पड़ता है।
तो कहने का मतलब कि मंडल एस्ट्रोलॉजी में कर्क का भी बहुत रोल है। मुहूर्त में मुहूर्त में जो है चंद्रमा का बहुत अच्छा रोल होता है। आप लोग घर बैठे भी अपना मुहूर्त देख सकते हैं। मोटा मोटी अपनी कुंडली उठाइए और अपना आज का जो भी नक्षत्र उदय है हमारी कुंडली में, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र आपकी कुंडली में कौन से भाव में आता है, या चंद्रमा जिस राशि में इस समय गोचर कर रहा है वो गोचर राशि आपकी कुंडली में किस भाव में आती है। वहीं से आपको आपके स्वास्थ्य, आपके मन का, आपके अच्छे और बुरे का परिणाम उस कुंडली से भरपूर लगाया जा सकता है। अगर वो नक्षत्र या वो राशि अगर आपके 6, 8, 12 में पड़ती है तो कहीं ना कहीं उस समय आपको कोई भी शुभ काम, अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अगर वो राशि आपके केंद्र यानी कि 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10 राशि में आती है या भाव में आती है तो वो आपके लिए सही समय होगा। और कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि वो नक्षत्र आपके किस भाव में आता है, या आपके नक्षत्र से वो नक्षत्र कौन से तारा में आता है। इससे भी आप अपना मुहूर्त देख सकते हैं। एक जनरल प्रेडिक्शन के तौर पे हम सभी आम इंसान ऐसे अपना मुहूर्त निकाल सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम किसी और टॉपिक के साथ आप सभी लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुंदर रहें। धन्यवाद।